So good morning everyone. I welcome you all to 5 AM Current Affairs Super Series में. So this session is presented by me. My name is सौरभ पांडे. अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं. अभी आपका पास मौका है, आपके पास UPSC CSC मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं. इसका बेनिफिट ये है कि आप यू आर टेकिंग 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं March 31, 2021 तक इस टाइम पीरियड में, तो आपको 1 ईयर के साथ 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा. सो आपको करना क्या है, unacademy.com में जाना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना है और उसमें जब कोड पूछे यूज़ द कोड SPLIV कोड का इस्तेमाल करेंगे. अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. अगर आप बाद में सोचते हो कि ठीक है बाद में हम ज्वाइन करेंगे, बट अगर आप 31 मार्च के बाद ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको 1 ईयर मिलेगा. 31 से पहले करते हो तो उसमें +4 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा रहेंगे. इसमें आप एक एजुकेटर के कोर्स नहीं, सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो. टेस्ट सीरीज़ है, ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल रहेंगी. आप अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा ज़रूर से बने. इसमें आपका 28 मार्च को ऑल इंडिया टेस्ट है, 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस. और इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर आप टॉप करते हैं या आपकी जो रैंक टॉप में आती है तो आपके पास मौका है स्कॉलरशिप जीतने का. तो इसका हिस्सा आप जरूर से बने. 11 AM को है, संडे को. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement about National Commission for Allied Healthcare Professional Bill 2021 aims to establish statutory body or commission. इसका जो aim है, the aim to establish a statutory body or commission. The chairman and the vice chairman of the body will be selected for 4 years and they would be eligible for renomination for the further 2 years. 12 seats have been set aside for the state government. यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताते हैं. यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया जो रेडियो है उसकी वेबसाइट पे आपकी न्यूज़ है रिलेटेड विथ नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल बाय पार्लियामेंट, पास्ड बाय पार्लियामेंट टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. तो ये बिल आपका पास हुआ है और यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर, तो यहाँ पे एक स्टेटरी बॉडी और कमीशन का गठन किया जाएगा. इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ द बॉडी विल बी सिलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स. दो साल के लिए उनका सिलेक्शन होगा एंड दे वुड बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन फॉर फर्दर 2 टर्म्स. मतलब फर्दर 2 टर्म्स के लिए भी उन्हें रीनॉमिनेट किया जा सकता है. तो यहाँ पे 4 ईयर्स लिखा है, सो इट इज़ 2 ईयर्स. यहाँ पे लिखा है 12 सीट्स हैव बीन सेट असाइड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी बाय द स्टेट गवर्नमेंट. 12 सीट्स स्टेट गवर्नमेंट के लिए हैं. सो ये जो कमीशन, ये कमीशन आपकी नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि रेगुलेट करेगा जैसे नर्सेस और इनका जो करिकुलम है, ट्रेनिंग है, ये सारा. सो ये इनके लिए ये कमीशन का गठन किया जाएगा. इसमें 12 सीट्स आपकी रहेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास. मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे. चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं. द बॉडी विल बी सिलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स और फिर वो रीनॉमिनेशन के लिए भी 2 बार के लिए एलिजिबल हैं. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 3. द आंसर इज B. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेनिसोवन. डेनिसोवन, तो ये भी जो न्यूज़ है दिस इज रिलेटेड विथ साइंस डेली. दे आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ आर्काइक ह्यूमन. मीन्स ये आपके जो ह्यूमन्स हैं पहले के उनकी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज और सब स्पीसीज है दैट रेंज अक्रॉस एशिया ड्यूरिंग लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक समय में ये पृथ्वी में थी. दे आर known from new remains and consequently most of what is known about them comes from the DNA evidence, जिसे हम फॉसिल या एंशियंट DNA भी हम कहते हैं. ADNA शॉर्ट में कहते हैं. फॉसिल जो भी ऐसा जैसे बोन है या कुछ भी ऐसा मिलता है उससे जो DNA एक्सट्रैक्ट की जाती है उससे आपकी ये जानकारी मिल सकती है डेनिसोवन के बारे में. तो ये आप ये समझना है कि एक्सटिंक्ट या सब स्पीसीज आर्काइक ह्यूमन की थी. DNA एनालिसिस शोइंग डेनिसोवन एज अ सिस्टर टैक्सोन ऑफ नियाथ्रिडल्स. तो मतलब इन्हीं से रिलेटेड आपकी ये जो सब स्पीसीज़ है ह्यूमन की. तो ये स्टेटमेंट तीनों ही सही हैं. आंसर है दैट इज़ 1, 2 and 3. साइंस डेली की आपकी ये न्यूज़ है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दे आर नोन टू कंटेन मोर अबाउट हीमोग्लोबिन. दे आर नोन टू कंटेन मोर हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड कंपेयर टू अदर लैंड ड्वेलिंग बर्ड्स. यहाँ पे अगर देखा जाए ये भी न्यूज़ है साइंस डेली की. तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो अबाउट पेंगुइन हीमोग्लोबिन की बात है यहाँ पे, पेंगुइन्स के बारे में. तो दे आर नोन टू कंटेन मोर हीमोग्लोबिन. पेंगुइन्स की बात की जाए तो वहाँ पे मोर हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड कंपेयर टू देयर लैंड ड्वेलिंग बर्ड्स. पेंगुइन्स जो कि मेनली पोलर रीजन में पाए जाते हैं तो दे कंटेन मोर हीमोग्लोबिन इन कंपैरिजन टू अदर बर्ड्स. मोर हीमोग्लोबिन हेल्प स्पेंड मोर देन
30 मिनट्स होल्डिंग इट्स ब्रेथ वाइल हंटिंग। तो जैसे अगर ये पानी के अंदर चले जाते हैं तो 30 मिनट्स तक ये अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। इसका रीज़न भी ये है कि हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। सो ज़्यादा हीमोग्लोबिन होने की वजह से जो सप्लाई है ऑक्सीजन का दैट इज़ मोर बेटर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है 1 और 2। ये न्यूज़ भी आपकी साइंस डेली की है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI भी है। तो ये न्यूज़ भी आपकी साइंस डेली की है। रीडिंग माइंड्स विद अल्ट्रासाउंड्स आर लेस इन्वेसिव टेक्निक टू डिकोड द ब्रेन्स इंटेंशन। इट मेजर्स ब्रेन एक्टिविटी बाय डिटेक्टिंग चेंजेस एसोसिएटेड विथ ब्लड फ्लो। This technique relies on the fact that cerebral blood flow and neural activations are not coupled. What an area of the brain is in use, blood flow to that region also increases. यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये आपकी न्यूज़ पब्लिश साइंस डेली पर हुई है। इट मेजर्स ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करना बाय डिटेक्टिंग चेंजेस एसोसिएटेड विद द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस एसोसिएटेड हैं, ठीक है, कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो आपके एसोसिएटेड हैं, उसको डिटेक्ट करना। and it measures brain activity by detecting changes associated with blood flow. This technique relies on the fact that cerebral blood flow and neural activations are not coupled. यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट जो हाईलाइट किया गया सेकेंड में, तो दिस टेक्निक बेसिकली दे आर कपल्ड। मतलब जो ब्लड फ्लो आपका ब्रेन में है, न्यूरल एक्टिवेशन है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं दे आर कपल्ड। तो उस वजह से ये जो MRI है, ये जो टेक्निक है MRI की इसी पर रिलाई भी करती है। व्हेन एन एरिया ऑफ द ब्रेन इज इन यूज और ब्लड फ्लो टू दैट रीजन ऑल्सो इंक्रीज। अगर किसी ब्रेन का कोई हिस्सा ज़्यादा यूज़ में है तो ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे लिखा इट्स नॉट कपल्ड, एक्चुअली इट्स कपल्ड। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रंस एक्ट 2021। इट एम्पावरिंग DMs and additional DMs with greater decision making power on issue concerning child care and adoption, sets the minimum qualification to be a member of child welfare committee. The bill also sought to terminate the tenure of the member of the committee if they fail to attend the proceeding of the child welfare committee consecutively for 1 year. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना। ये न्यूज़ भी अगर आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। और इसमें अगर देखा जाए जो पहला स्टेटमेंट है कि ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2021 है, ये DMs और एडिशनल DMs को एम्पावर करती है। उनको ग्रेटर डिसीजन मेकिंग पावर है जो कि चाइल्ड केयर और अडॉप्शन से रिलेटेड, तो उनका एडिशनल आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेट्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी सेट की गई है जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। बिल ऑल्सो सॉट टू टर्मिनेट द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी इफ दे फेल टू अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कंसेक्यूटिवली फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल तक वो अटेंड ही नहीं करते हैं, जैसे होता क्या है कमेटी का गठन भी कर दिया जाए बट मेंबर ही नहीं आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको उनका जो टेन्योर है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये 3 मंथ्स के लिए, अगर ये 1 साल नहीं 3 मंथ्स के लिए अगर ऐसा होता है तो उनके टेन्योर को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये गलत है, ये दोनों सही है। आंसर है दैट इज़ 1 और 2। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया। पहला है फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटीज एंड कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव टू इंक्रीज मॉडल शेयर ऑफ रेलवे इन फ्राइट टू 75%। ये न्यूज़ भी अगर देखा जाए तो PIB की ये न्यूज़ है। तो नेशनल रेल प्लान है फॉर इंडिया 2030 के लिए। फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटी एंड कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव टू इंक्रीज मॉडल शेयर ऑफ रेलवे इन फ्राइट टू 75%, reduce transit time of freight substantially by increasing average speed of freight trains to 50 km/h। इसके बाद है कि assess locomotive requirement to meet twin objective of 100% electrification and increasing freight model। फ्राइट का मतलब मेनली जो सामान रेल ये आपकी मालगाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटी एंड कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव टू इंक्रीज मॉडल शेयर ऑफ रेलवे इन फ्राइट का जो शेयर, मतलब जैसे अभी क्या है कि रेलवे इतना ज़्यादा अगर एफिशिएंटली काम नहीं करेगी तो सामान ढोने का जो कार्य है वो रोड के थ्रू ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे रेलवे का ये शेयर इंक्रीज़ हो
तो यहाँ पे जैसे 75% तो बहुत हायर हो जाता है, तो 45% ही अभी एम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रिड्यूस ट्रांजिट टाइम ऑफ फ्राइट सब्सटेंशियली बाय इंक्रीजिंग एवरेज स्पीड ऑफ द फ्राइट ट्रेन। जब फ्राइट ट्रेन है, जो ट्रेन जा रही है, उनकी एवरेज स्पीड बढ़ाया जाए। तो ऐसा नहीं कि एक बार जो भी सामान जा रहा है और पहुँचने में बहुत समय ले रहा है, तो वो उसको इंप्रूव करने की बात है। लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट टू मीट ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंक्रीज फ्राइट मॉडल शेयर। तो यहाँ पे क्या है, एसएस लोकोमोटिव जो रिक्वायरमेंट है, एसएस लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट टू मीट ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, ग्रीन एनर्जी, उसको मतलब अगर आप कह सकते हैं टू मीट ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन या ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, और फ्राइट मॉडल शेयर, इंक्रीज फ्राइट मॉडल शेयर, फ्राइट का जो ओवरऑल शेयर है उसको इंक्रीज करना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। द आंसर इज दैट इज डी, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इट इज डिफाइंड इन इंडिया अंडर सेक्शन 2M ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। अ होम बेस्ड worker or self-employed worker or a wage worker in the organized sector, they are also represented by active trade unions। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी PIB की न्यूज़ है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो दे आर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्टिव ट्रेड। अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इफ दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ एक्टिव ट्रेड यूनियन, तो फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड कैसे होंगे? तो ये दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एक्टिव ट्रेड यूनियन। डिफाइंड इन सेक्शन 2M ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में ये डिफाइन है। होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर या वेज वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये इसमें आते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आंसर होगा 1 और 2। सो आज के इस सेशन में इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप थोड़ा लाइक सेशन को ज़रूर से करें, और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो जो आप लोग का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा है। एटलीस्ट अगर एक स्टूडेंट है तो एक शेयर आप ज़रूर से करें, है ना। लाइक ये बहुत ज़्यादा इसमें आपकी मेहनत भी लगती है इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में और यूपीएससी रेलिवेंट कंटेंट प्रिपेयर करने में। सो आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि एटलीस्ट आप शेयर जरूर करें जहाँ भी डिफरेंट ग्रुप का मौका मिले, जिससे कि एक मोटिवेशन बना रहे इस सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।